हेलो एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्लास जो है फंडामेंटल्स के बारे में। मल्टी चैनल ट्रेडिंग सिस्टम जो हमारा सिस्टम है जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं वो 80% टेक्निकल और 20% फंडामेंटल रहेगा। और ये क्लास जो है वो हम मैक्रो टू माइक्रो ऐसे लेके जाएंगे। सो मैक्रो कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले फंडामेंटल सीखेंगे। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल्स में आपको किसी भी स्टॉक में क्या देखना चाहिए और उसे एनालाइज कैसे करते हैं। ये आपके सामने जो साइट है उस साइट का नाम है screener.in। इस साइट पे जाके आप गूगल साइन अप कीजिए और अपना एक फ्री अकाउंट ओपन कीजिएगा। यहाँ पे ये जो साइट है ये आपकी गो टू साइट रहने वाली है। जिस भी स्टॉक का एनालिसिस आपको करना है वो आप यहाँ आके कर सकते हैं। उसके फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करूँ तो उस कंपनी का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज दिखेंगे। अगर इसमें से कोई रेशियो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड रेशियो टू टेबल का जो ब्रैकेट है या फिर ये जो बॉक्स है यहाँ पे जाके आप उस रेशियो को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेट टू इक्विटी अगर नहीं रहेगा आपके होम पेज पे, देन आप यहाँ पे सिंपली डेट टू इक्विटी टाइप करके इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसे अगर ऑर्डर में लगाना है तो एडिट रेशियो में जाके आप इसे अपने हिसाब से जैसे चाहे लगा सकते हो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें देखना है कि किसी भी कंपनी का, हम जिस भी कंपनी में काम करेंगे या ट्रेड करेंगे, उस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो एटलीस्ट 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमें देखना है वो है स्टॉक पी। स्टॉक पी का मतलब है स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है। ये आपको कंपनी का वैल्यूएशन बताएगा कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अगर हमें यहाँ पे 29.3 का स्टॉक पी दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो करंट प्राइस चालू है उससे 30 गुना ज्यादा अभी का प्राइस, एक्चुअल वैल्यूएशन से उसका 30 गुना ज्यादा प्राइस चल रहा है। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो अभी करंट सिनारियो में रिलायंस को अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से 30 गुना ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। ये आइडियली 15 से नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर ये 15 से नीचे नहीं है तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं उसके इंडस्ट्री पी के साथ। इंडस्ट्री पी का मतलब ये होता है कि रिलायंस जिस ग्रुप में है उस टोटल ग्रुप का जो पी चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो उस पी से एटलीस्ट ये जो स्टॉक पी है वो कम होना चाहिए। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी जितना कम रहे उतना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ऑलमोस्ट 10 to 15% के रेंज में अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो पॉइंट हम देखेंगे वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को रन करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये है कि अगर कंपनी बोरोड मनी पे काम कर रही है या फिर उसने कुछ लोन लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट वो जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कितने साल तक भर सकती है, ये आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाएगा। यानी कि उसके पास कितना कैश पड़ा है सो दैट वो सिर्फ इंटरेस्ट भर के सस्टेन कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 5.94 है। इसका मतलब कंपनी जो है अगले 6 साल तक बिना किसी दिक्कत के सिर्फ इंटरेस्ट भर के अपना काम चला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज का मतलब होता है कि जो प्रोमोटर है या फिर जो ओनर है उसने अपने खुद के जो शेयर्स है वो अगर गिरवी रखे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई देगा। ये हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि प्रोमोटर ने अपने जो शेयर्स है वो कभी भी प्लेज नहीं करना चाहिए या फिर कभी भी गिरवी नहीं रखना चाहिए। अगर वो गिरवी रखता है इसका मतलब कंपनी में कैश क्रंच है और कुछ तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब यह है कि प्रोमोटर ने या फिर ओनर ने अपने खुद के कंपनी में कितना होल्डिंग रखा है, यानी कि उसने खुद के कंपनी के कितने शेयर्स खरीद के रखे हैं। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मुझे अगर मेरे बिजनेस पे विश्वास रहेगा तो ही मेरे इन्वेस्टर्स या फिर जो भी नए ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, उनको भी उस पर विश्वास आएगा। तो ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये एटलीस्ट 40% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50.6 है।
नेक्स्ट इज पेग रेशियो। पेग रेशियो जो रहता है वो प्राइस टू एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ का रेशियो होता है, जो हमेशा हमारे हिसाब से 1 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 1 से ऊपर है तो हम उस कंपनी को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, और ये माइनस भी रहता है तो भी हम इसे अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 0 to 1 होना चाहिए तो माइनस में आया तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। सो पेग रेशियो जो है वो हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी कर्जे में है या नहीं है, ये आपको ये वाला रेशियो दिखा देगा। अगर इसका रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब उसका जो इनकम है उससे ज्यादा उसका कर्जा है, या फिर उसका जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उससे ज्यादा उसका कर्जा है, तो ये रेशियो 1 से ऊपर जाएगा। लेकिन अपने इनकम या शेयर कैपिटल से उसका जो कर्जा है वो अगर कम रहेगा तो डेट टू इक्विटी हमेशा 1 से नीचे रहेगा। ये भी माइनस में नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा 0 to 1 में रहना चाहिए। फिर आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। यहां पे अगर आप देखो तो ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के एसेट्स की वैल्यू क्या है, यानी कि उसके करंट प्राइस के मुकाबले। अगर आपने रिलायंस को खरीदा है, समझो कल रिलायंस की जो कंपनी है वो बंद गिर गई, तो हर एक शेयर होल्डर को रिलायंस के एसेट्स जो है वो बेचने के बाद हर शेयर के पीछे कितना पैसा मिलेगा। सपोज आपने 2300 या 2381 पे इस शेयर को खरीदा है और कल रिलायंस बंद गिर गई, तो अगर रिलायंस ने सारे एसेट्स बेच दिए तो अपने हर एक शेयर होल्डर को हर एक शेयर के पीछे मिनिमम 1097 रुपीज मिल सकता है। लेकिन ये मिलता नहीं है, ये आपको सिर्फ वैल्यूएशन निकालने के लिए बताया गया है। सेकेंड थिंग इज, सिर्फ हम बुक वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसे हम प्राइस के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगा। ये हमेशा 3 से नीचे होना चाहिए, आइडियली 1 से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 या 3 से ज्यादा है तो हम इसे कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ। जैसे हमने पीई को कंपेयर किया था उसके इंडस्ट्री पीई के साथ, वैसे ही हम प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री बुक वैल्यू के साथ। तो ये हमेशा अपने इंडस्ट्री बुक वैल्यू से कम होना चाहिए। ये सारे रेशियोज देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमें देखना है वो है पिट्रोस्की स्कोर। तो पिट्रोस्की स्कोर होता क्या है? पिट्रोस्की स्कोर जो है वो 1976 में मिस्टर जोसेफ पिट्रोस्की ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सिर्फ एक स्कोर देख के भी आप कंपनी के बारे में अपना एक व्यू बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और उसका इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन आपके प्रति खराब रहा या फिर उसका इंप्रेशन खराब रहा, तो आप अपना एक मन बना लेते हो। उसके बाद कोई भी आकर उसके बारे में अच्छा कहेगा तो भी आप उसे मानने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे। वैसे ही अगर हमें कुछ फंडामेंटल देखना है तो पहले हम इसका एक व्यू बनाएंगे कि इस कंपनी का रेशियो या स्कोर क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं पिट्रोस्की स्कोर होता क्या है। तो एज पर पिट्रोस्की स्कोर ये डिवाइड किया है 9 पॉइंट्स में, डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और उसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। उन्होंने हर एक पॉइंट को 1 मार्क दिया है। अगर वो पॉइंट नहीं आता है तो उसे वहां पे 0 मार्क दिया गया है। अगर कंपनी का नेट इनकम जो है वो पॉजिटिव है तो वहां पे उसे 1 मार्क मिलेगा। अगर उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है तो फिर वहां पे 1 पॉइंट मिलेगा। और चेंज इन रिटर्न ऑफ एसेट्स, यानी कि प्रीवियस ईयर से अगर उसके एसेट्स बढ़ गए हैं तो वहां पे उसे 1 पॉइंट मिलेगा। और उसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अगर नेट इनकम से ज्यादा है तो वहां पे उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अगर कंपनी का कर्जा पिछले साल से कम है तो वहां पे 1 पॉइंट मिलेगा। और उसके जो एसेट्स है वो उसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं पिछले साल से ज्यादा, तो वहां पे उसे 1 पॉइंट मिलेगा। चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर। इसका मतलब कंपनी ने अपना जो शेयर है, शेयर कैपिटल है, उसे डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, यानी कि नए शेयर्स बाजार में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर वो नए शेयर्स बाजार में इंट्रोड्यूस करती है इसका मतलब ये होता है कि उसे पैसे की जरूरत है। तो अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है देन अगेन इट विल गेट अ पॉइंट। यहाँ पे फिर से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में हम देखेंगे कि उसका चेंज इन ग्रॉस मार्जिन अगर पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है तो वहां पे उसे 1 पॉइंट मिलेगा। और उसका जो एसेट का टर्नओवर है वो भी पिछले साल से बढ़ा है तो वहां पे उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से उसे 0 to 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अब इसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर किसी भी कंपनी का स्कोर 1 से 3 आता है तो वो खराब कंपनी मानी जाती है। अगर किसी भी कंपनी का स्कोर 4 से 6 तक आता है तो उस कंपनी को ठीक ठाक माना जाता है। हो सकता है उसमें ग्रोथ भी हो जाए
या फिर वो कंपनी फिर से पीछे गिर जाए। अगर किसी कंपनी का स्कोर जो है वो 7 to 9 के बीच में आता है तो वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल और अच्छी मानी जाती है। अगर उसे परफेक्ट 9 मिलता है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इस हिसाब से सबसे पहली नजर जो है आपकी पेट्रोस्की स्कोर पे जानी चाहिए। और अगर पेट्रोस्की स्कोर 7 to 9 है तो हम कुछ रेशियोज इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसमें से कोई रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और पेट्रोस्की स्कोर अच्छा है तो हम उसे फॉर टेम्पररी बेसिस इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का स्कोर 1 से 3 के बीच में है तो हमें उस कंपनी से दूर रहना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा। ये आपको दिखाता है कि उसका जो प्राइस का ग्राफ क्या चल रहा है। और यहाँ पे पी रेशियो को देखने का और एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको पी रेशियो पे क्लिक करने पे पी का जो चार्ट है वो दिखेगा। हमें लास्ट 5 ईयर का पी देखना है और उसका जो एवरेज पी चल रहा है यानी कि मीडियन पी जो चल रहा है वो क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और उसका जो करंट पी है वो यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा यहाँ पे आके देख सकते हैं कि उसका मीडियन पी क्या चल रहा है पिछले 5 साल में। और करंट पी अगर मीडियन पी से नीचे है तो उसे हम अंडर वैल्यूड मानेंगे। और अगर करंट पी उसके मीडियन वैल्यू से ऊपर है तो हम उसे ओवर वैल्यूड मानेंगे, यानी कि स्टॉक जो है वो अभी फिलहाल महंगा मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उसका ईपीएस। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करो यहाँ से तो ये आपको प्रोज एंड कॉन्स दिखाएगा। इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन दिखेगा, यानी कि अपने ग्रुप में इसका रैंकिंग क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस वो कौन से सेक्टर में है और कौन से इंडस्ट्री में है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस कंपनी का अगर ओवरव्यू देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको ये बताते हैं कि आफ्टर एवरी क्वार्टर जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं तो वहां पे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, उसका सेल्स क्या हुआ है, उसका एक्सपेंसेस क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपीएम का मतलब है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या चल रहा है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर आप यहाँ पे उसे देख सकते हो। प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लगने से पहले उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना टैक्स लगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन नेट प्रॉफिट उसका जो हुआ है वो आप यहाँ पे इस लाइन में देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सारा कुछ होने के बाद आपका अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस वो कितना है वो हमें देखना है। सिंगल ईपीएस देख के हमें कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए एटलीस्ट पिछले 3 क्वार्टर का ईपीएस हमें कंपेयर करना है। तो पिछले 3 क्वार्टर का जो ईपीएस है वो आइडियली ग्रोइंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 19.36 है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 21.58 है और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में फिलहाल अभी 27.42 है। इस तरह से ये 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा। एंड फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सेम थिंग्स आर यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ईपीएस जो है पिछले 3 साल का दिखाई देगा। जैसे कि 2020 में इसका ईपीएस जो था वो 58.2 था, फिर 21 में 77 था और अब इसका ईपीएस जो है वो 89 है। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि उसका क्वार्टरली ईपीएस ग्रोइंग है और उसका जो ईयरली ईपीएस है वो भी ग्रोइंग है। इसका मतलब कंपनी के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है या पार्ट जो है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको ये अपर साइड का एक एरिया दिखेगा जो टोटल लायबिलिटीज के ऊपर वाला है और टोटल लायबिलिटीज के नीचे वाला एक एरिया दिखेगा। ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको ये बताता है कि कंपनी में कितना पैसा आया। सेकेंडली ये जो पार्ट है ये आपको दिखाएगा कि कंपनी ने वो पैसा कहाँ पे लगाया। ठीक है, तो जितना भी इनफ्लो है वो आपको इन 4 पॉइंट्स में दिखेंगे और जितना भी आउटफ्लो है वो आपको इन निचले वाले 4 पॉइंट्स में दिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने कितने शेयर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 5926 सीआर का जो शेयर्स है वो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे उन्होंने फिर से उसे डाइल्यूट किया है। अगर बढ़ गया है इसका मतलब उन्होंने शेयर को डाइल्यूट किया है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर डाइल्यूट किया है इसका मतलब उसे पैसे की जरूरत थी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर उन्होंने डाइल्यूट किया है तो वो पैसा अगर सही जगह पे लगाया है, अगर एक्सपेंशन में लगाया है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि कंपनी के पास अभी कितना पैसा है।
सारा कुछ प्रॉफिट वगैरह आने के बाद, तो ये शेयर कैपिटल जो कुछ भी डाइल्यूट किया है उसके बाद, तो कंपनी के ये रिजर्व्स कॉलम में आपको दिखेगा या फिर इस रो में आपको दिखेगा। ये भी हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक। देन नेक्स्ट है बोरोइंग्स, कि कंपनी जो है वो कर्जा ले रही है, तो कितना ले रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर में अगर ये कम होता है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब कंपनी जो है वो अपना कर्जा चुकता कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है टोटल लायबिलिटीज, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, वो है फिक्स्ड एसेट का, कि जो भी कमा रही है अगर वो कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रही है, तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जहां जहां लगा रही है पैसा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए, तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि CWIP, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो इस साल में पैसा बचा है और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और फिक्स्ड एसेट में लगना है, तो वो जो रिजर्व अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अदर देन दैट कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर आपको यहाँ पे अदर एसेट कॉलम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी के पास इन्वेंट्री कितना पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि पैसा कितना आना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल जो है वो डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ये हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। दूसरा, उसका जो रिजर्व्स है वो बढ़ते रहना चाहिए, एंड उसका जो बोरोविंग्स है वो हमेशा कम होते रहना चाहिए। और इस कॉलम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, आगे जाके हम उस पैटर्न को देखेंगे कि उस पैटर्न को लेके हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने पे आपको कंपनी का नेट कैश फ्लो दिखेगा। यह कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे आने पे आपको यहाँ पे रेशियोज दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर नेगेटिव रहेगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवांस में पैसा मिल रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है 30 डेज तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के बाद कितने दिन के बाद पैसा मिलता है। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये आपको वेटिंग डेज दिखाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब कि कंपनी को एडवांस में पैसा मिल रहा है। अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है कि FIIs का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, DIIs का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, प्रोमोटर का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके आगे जाके अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, प्लस उसके जो कॉन कॉल्स होते हैं उसमें क्या बातचीत होती है, ये भी हम देख सकते हैं। सो एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग और कॉन कॉल्स के बारे में हम Q&A सेशंस में देखेंगे कि उसे देखा कैसे जाता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम एक पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है केपेक्स पैटर्न या फिर केपेक्स मॉडल। अगर कंपनी उसके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाती है अचानक से, तो इसका मतलब कि वो कंपनी जो है वो अपना कैपेसिटी जो है उसे एक्सपांड कर रही है। ये पैटर्न आपको दिख जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम HFCL अगर देखें तो ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको ये वाला पैटर्न कहीं पे दिख जाता है, जैसे कि सीधा बैलेंस शीट पे आ जाइए, और बैलेंस शीट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 में इसका जो फिक्स्ड एसेट था वो 238 था। उसके बाद मार्च 2020 में वो फिक्स्ड एसेट जो है अचानक से डबल हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना केपेक्स प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो कि केपेक्स का प्रोग्राम आने के बाद या जब भी कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है उसके स्टॉक प्राइस में क्या बदलाव आते हैं। तो ये 2020 के बाद अगर आप HFCL का चार्ट देखो, ये वीकली चार्ट है, तो इसे अगर आप देखो तो 2020 के बाद ये कंपनी में जो ग्रोथ आया है उसके केपेक्स एक्सपेंशन के केपेक्स मॉडल के बाद आया है। सेम एग्जांपल हम और एक देखेंगे, वो है IEX में। यहाँ पे सीधा आके अगर आप देखो बैलेंस शीट में तो फिक्स्ड एसेट में आपको दिखेगा कि ये 2017 में 8 से सीधा 119 आया। तो अगर हम IEX देखें तो आप देख सकते हैं 2018 के बाद जो ग्रोथ आई है वो आप सिंपली चार्ट पे या किसी भी ब्रेकआउट पे आप देख सकते हो, दैट इज अराउंड 370 to 400%।
तो इस तरह से आप केपेक्स को ढूंढ सकते हैं, और केपेक्स को ढूंढने का तरीका भी है, उसके लिए एक स्कैनर भी है, वो मैं अभी आपको दे दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रीन्स में जाइए। स्क्रीन्स में जाने के बाद यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन का एक स्कैनर आपको बना बनाया मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे आए। यहाँ पे लगभग 12 पेजेस है, इतने सारे पेजेस हम देख नहीं पाएंगे, तो हमें इसमें और फिल्टर लगाना है। यहाँ पे सर्च क्वेरी में आप देख सकते हो कि इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हम अपने हिसाब से इसे फिल्टर आउट करेंगे, हमने जो कुछ भी रेशियोज देखे हैं उस हिसाब से हम इसे फिल्टर आउट करेंगे। जैसे कि हम इसे अभी निकाल देंगे, और यहाँ पे अगर हमने लगा दिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारे हिसाब से 500 के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके आगे हम कंडीशन डालेंगे, अगेन डेट टू इक्विटी जो है उसका वो 1 से नीचे होना चाहिए, और पीटर्स की स्कोर जो है वो 5 से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर केपेक्स चल रहा है हो सकता है उसके फाइनेंशियल में कुछ उस टेम्पररी बेसिस पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए हम पीटर्स की स्कोर जो है ग्रेटर देन 5 रखेंगे। और अगर हम इसे रन दिस क्वेरी करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे सिर्फ 4 पेजेस आए हैं। उसके अलावा अगर हम उसका पी रेशियो भी डाल दें यहाँ पे, एंड प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15 अगर करें और उसे रन करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेज मिला है। इनमें से कोई भी स्टॉक आप उठाइए, उसे एनालाइज कीजिए, और इसमें अगर आपको केपेक्स का मॉडल दिखता है, कहीं पे फिक्स्ड एसेट जो है वो अगर डबल हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 से 15, 15 से 23, ठीक है, तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। इस कंपनी का जो नाम है वो है सुमैया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SUULD। तो इसे आप चार्ट्स पे लगा सकते हो, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसे कैसे लेना है ये हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि सिंपल पीटर्स की स्कैन को कैसे रन किया जाता है। मैं आपको ये स्कैन जो है वो मेल कर दूंगा, आपको सिंपली इस स्कैन को कॉपी करना है और अपने स्क्रीन में जाके क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाके यहाँ पे उसे पेस्ट करना है, और रन दिस क्वेरी करने के बाद आपके सामने फंडामेंटली फाइनेंशियली अच्छे स्टॉक सामने दिखेंगे। उस हिसाब से आप इसे एनालाइज कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, और उसे टेक्निकली कहाँ पे कैसे बाय करना है वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और Q&A सेशन में हम इसे और विस्तार से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। Q&A सेशंस में हम एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है, क्रेडिट रेटिंग में क्या देखना है, और आइडिया जनरेट कैसे करना है उसके भी हम कुछ तरीके देखेंगे। प्लस मैं आपको एक रिसोर्स दूंगा जिससे कि आप अपने फंडामेंटल स्टडी को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। सो जल्दी मिलते हैं Q&A सेशन में। थैंक्स अ लॉट।